हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत हम लोग करेंगे 2 दिसंबर 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। पूरा वीडियो इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है। साथ में पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां से आप डायरेक्टली पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो आंसर के साथ। और ऐसे स्टूडेंट्स जो कि अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हुए हैं मेरा, तो आपको टेलीग्राम का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप डायरेक्टली मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और पहला क्वेश्चन है आज का कि अभी हाल ही में भारतीय नौसेना में, इंडियन नेवी में एडमिरल करमवीर सिंह की जगह किसने ली है? मतलब नए एडमिरल इंडियन नेवी में कौन बने हैं? तो ये हैं आर हरि कुमार। कौन है? आर हरि कुमार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। साथ में आपको यह भी ध्यान रखना है कि आर हरि कुमार कौन से नेवल चीफ बने हैं। तो ये 25वें नेवल चीफ बने हैं जो कि करमवीर सिंह की जगह पर आ चुके हैं। और इस टाइम पे हमारे इंडियन आर्मी चीफ कौन है, जरा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। बाय द वे, इंडियन नेवी डे हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ये दिवस परसों के दिन हम लोग मनाएंगे। इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है और इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ये नाम है डेम सैंड्र प्रोनेला मैसन हैज sworn in as the first president of the which country in 2021। अभी हाल ही में किस देश के पहले राष्ट्रपति के रूप में ड्रेम सैंड्रा पुनेला मैसन ने शपथ ली है? तो ड्रेम सैंड्रा पुनेला मैसन अभी हाल ही में नए राष्ट्रपति बने हैं बारबाडोस के। अब यहां पर एक सबसे बड़ी चीज आप देख रहे हो, फर्स्ट प्रेसिडेंट ये बने हुए हैं। मतलब सीधी सी बात है, इससे हमें पता लग रहा है कि बारबाडोस में राष्ट्रपति का प्रावधान पहली बार आया हुआ है। एक्चुअली इस कंट्री के बारे में मैं आपको बता देता हूं, 1625 से लेकर 1966 तक ये कंट्री इंग्लिश कॉलोनी के अंतर्गत आता था। जैसे कि ब्रिटिशर्स ने भारत को अपना गुलाम बना रखा था, भारत पर राज कर रहे थे, उसी तरीके से ब्रिटिशर बारबाडोस पर भी राज कर रहे थे। 1966 में इस देश को पहली बार स्वतंत्रता मिली थी। इवन अगर बात कही जाए कि ब्रिटिश हुकूमत ने लगभग आधी अर्थ पर अपनी हुकूमत करी हुई है, मतलब आधे देशों पर अपनी हुकूमत। तो अगर यहां पर बोला जाए कि सबसे लास्ट में ब्रिटिश क्राउन के रूल से कोई कंट्री अगर बाहर आया है तो वो बारबाडोस ही है, क्योंकि हम तो 1947 में आजाद हो गए थे। ठीक है, उसी तरीके से पाकिस्तान की तो बात ही ना करें, वो तो भारत से ही अलग हुआ था। तो ऐसे करके भारत से पहले भी और कई सारे कंट्री ब्रिटिश हुकूमत से आजाद हो चुके थे। लेकिन 1966 में जाके 1966 में बारबाडोस आखिरी कंट्री था जो कि ब्रिटिश हुकूमत के चंगुल से बाहर आया था। ओके, तो ध्यान रखिएगा, बारबाडोस इज द राइट आंसर। इसके नए राष्ट्रपति अभी हाल ही में डेम सैंड्र प्रोनेला मैसन बने हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी हैज रिसीव्ड एडवांस्ड न्यू हेरॉन ड्रोन्स फॉर इंक्रीजिंग सर्वेलांस कैपेबिलिटीज फ्रॉम विच कंट्री? अभी हाल ही में भारत की थल सेना ने कौन से देश से हेरॉन नाम के ड्रोन्स रिसीव किए हैं? तो ये हमने रिसीव किए हैं इजराइल से। इजराइल की एक कंपनी है जिसका नाम है इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, जिसके द्वारा ये छोटे साइज के ड्रोन बनाए गए हैं, लेकिन इनकी जो कैपेबिलिटी है वो बहुत हाई है। इसका यूज भारतीय थल सेना चाइना के अगेंस्ट करेगी। लद्दाख वाला जो फ्रंट है, जो चाइना की तरफ हमारा खुला हुआ है, उस फ्रंट पर इंडियन आर्मी इसका यूज करेगी। नाम ध्यान रखिएगा, हेरॉन ड्रोन। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हेरॉन ड्रोन कौन सी कंट्री ने हमें दिए हैं? आंसर क्या होगा? इजराइल। ठीक है, साथ में इजराइल के द्वारा अनमैन्ड व्हीकल भी दिए गए हैं। अनमैन्ड एरियल व्हीकल का मतलब यह है ऐसे प्रोटोटाइप जहाज के जो कि बिना पायलट के ऑपरेट किए जाते हैं। एक तरीके से आप बोल सकते हो ऐसे एयरक्राफ्ट जो कि रिमोटली ऑपरेट किए जाते हैं सर्विलांस रखने के लिए। इजराइल आज की डेट में आपके लिए इंपॉर्टेंट है जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसका रीजन है कि इस साल इजराइल में नई सरकार भी बनी है। इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं नेफ्ताली बेनेट, और इजराइल के नए राष्ट्रपति भी इस साल बने हैं। इनका नाम है इशाक हेर्जोग। क्या नाम है? इशाक हेर्जोग। इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम, रशिया की कैपिटल है मॉस्को, फ्रांस की कैपिटल पेरिस और जापान की कैपिटल टोक्यो। अगला क्वेश्चन है, हु हैज टेकन ओवर द पोजीशन ऑफ 34th कमांडेंट ऑफ नेशनल डिफेंस कॉलेज न्यू दिल्ली? अभी हाल ही में नेशनल डिफेंस कॉलेज में 34वें कमांडेंट ऑफिसर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो नेशनल डिफेंस कॉलेज के 34वें कमांडेंट ऑफिसर अभी हाल ही में जो बनाए गए हैं, इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार मैगो। क्या नाम है? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार मैगो। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, कई बार क्या होता है, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो आईएमए और एनडीसी में।
जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी है आईएमए, ये कहां पर है? ये है देहरादून में। इसी तरीके से नेशनल डिफेंस कॉलेज की अगर बात करें तो ये है नई दिल्ली में। कई बार ये क्वेश्चन एसएससी ने पूछा हुआ है कि नेशनल डिफेंस कॉलेज कहां पे है, तो ज्यादातर स्टूडेंट टिक कर देते हैं देहरादून पे, लेकिन ध्यान रखना देहरादून में आईएमए है और एनडीसी नई दिल्ली में है। एक चीज यहां पर आपसे और पूछी जा सकती है, मनोज कुमार मैगो ने किसको सक्सीड किया है? तो इन्होंने एयर मार्शल डी चौधरी को सक्सीड किया है। डी चौधरी इससे पहले नेशनल डिफेंस कॉलेज के कमांडेंट ऑफिसर थे। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में नागालैंड पुलिस के द्वारा वहां के नागरिकों के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया गया है, जिसका नाम क्या है? तो इस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है कॉल योर कॉप। इस मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से आप अगर नागालैंड के नागरिक हैं, वहां पर रहते हैं, तो आप पुलिस की सहायता तुरंत ले सकते हैं। ये एक ऐसा एप्लीकेशन है, अगर आप किसी भी विपदा में हैं तो आप डायरेक्ट इस एप्लीकेशन के थ्रू नागालैंड पुलिस को संपर्क कर सकते हो और मिनटों के अंदर नागालैंड पुलिस आपको रिस्पॉन्स करेगी। नागालैंड में इस टाइम पे नेपियो रियो की सरकार है। नागालैंड में गवर्नर कौन है? ये है जगदीश मुखी। अभी कुछ ही टाइम पहले जगदीश मुखी नागालैंड के नए गवर्नर अपॉइंट किए गए थे और जगदीश मुखी इस टाइम पे आसाम के भी गवर्नर हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अभी हाल ही में चार धाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम को निरस्त करने का निर्णय लिया है? तो ये है उत्तराखंड में धामी की सरकार, पुष्कर सिंह धामी सरकार, जिसके द्वारा अभी हाल ही में चार धाम देवस्थानम मैनेजमेंट एक्ट को रिपील कर दिया गया है। ओके, अब यहां पर एक चीज समझनी है, यहां पर चार धामों में बात किसकी हो रही है? लाइक केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और इसके अलावा 49 और मंदिर है उत्तराखंड के अंदर, जिसके लिए मैनेजमेंट एक्ट को अब संशोधित किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। मतलब इसके तहत उत्तराखंड सरकार उत्तराखंड के अंदर इन सभी मंदिरों के लिए और पिलग्रिमेज प्लेसेस के लिए अलग से कानून बना रही है। अब इन कानूनों में क्या क्या शामिल होगा, ध्यान रखिए। जैसे कि आप कूड़ा बिल्कुल भी नहीं फैला सकते, साथ में आप जैसे वहां पर मान लीजिए रेस्टोरेंट चला रहे हो, तो आप रेस्टोरेंट चला रहे हो वो ठीक है, एक अलग बात है, लेकिन आप लिमिट बेसिस पर ही ऐसी एमिनिटीज दीजिए जिसका नेचर को हार्म ना हो। कहने का मतलब आप प्लास्टिक के बोर्ड्स नहीं लगा सकते, ठीक है, और आप बहुत ज्यादा पोल्स नहीं गाड़ सकते, क्योंकि आप इतनी हाइट में अगर पोल्स बहुत ज्यादा लगाएंगे तो भी क्या होगा, दरार आती है जमीन में, और जिसकी वजह से हर साल आप देखते हो भूस्खलन होता है। अभी कुछ टाइम पहले ही आपने देखा हिमाचल प्रदेश में इतना बड़ा लैंडस्लाइडिंग हुई। तो इन सारी चीजों को रोकने के लिए उत्तराखंड सरकार अपना नया मैनेजमेंट एक्ट लेकर आ रही है इन सभी तीर्थ स्थानों के लिए। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की सरकार है, हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर की सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और जम्मू कश्मीर के गवर्नर हैं इस टाइम पे मनोज सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, विद विच ऑफ द फॉलोइंग इरेडा हैज साइंड एन एग्रीमेंट फॉर ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर? कहने का मतलब यह है कि इनमें से किस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के साथ एडा ने अभी हाल ही में अगले 5 साल के लिए पैक्ट साइन किया है, और ये पैक्ट किस क्षेत्र में साइन किया गया है? ये ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स के ऊपर पैक्ट साइन किया गया है। तो ध्यान रखना, ये पैक्ट अभी हाल ही में एडा ने साइन किया है, किससे? बीवीएफसीएल से। अब यहां पर बीवीएफसीएल का मतलब क्या है? बीवीएफसीएल को बोलते हैं ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ पैक्ट इसलिए साइन किया गया है कि भारत में जो नेचर है उसको किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जा सके, और साथ में उसके लिए फंडिंग भी रेज करेगी एडा बीवीएफसीएल के साथ मिलकर। तो अल्टीमेटली ये करार हुआ है अगले 5 सालों के लिए। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में कौन सी ये राज्य सरकार है जिसने अपने राज्य के अंदर पेयजल आपूर्ति योजनाओं के लिए 1816 करोड़ की धनराशि आवंटित करी है? तो ये राज्य सरकार है राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार। अशोक गहलोत सरकार ने राजस्थान के अंदर लोगों को ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी देने के लिए 1816 करोड़ की धनराशि आवंटित करी है। ये जो धनराशि आवंटित करी गई है, ये केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन के अंतर्गत आवंटित करी गई है। इस पैसे की मदद से राजस्थान के अंदर 20 डिस्ट्रिक्ट्स में 2348 गांवों में पानी की सप्लाई दी जाएगी। स्वच्छ पानी हर एक के घर में पहुंचना चाहिए, यह मेन मोटो है जल जीवन मिशन का। एक क्वेश्चन यहां पर आपसे और पूछा जा सकता है कि भारत सरकार का जो जल जीवन मिशन है, इसके लिए टारगेट कौन से ईयर तक का लिया गया है? तो टारगेट लिया गया है जल जीवन मिशन का 2024 तक। इसका मेन मोटो यह है कि पूरे भारत में कोई भी घर ऐसा नहीं छूटना चाहिए जिसमें टैप वाटर कनेक्शन की फैसिलिटी ना हो, मतलब पीने के पानी का नल ना लगा हो।
अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि किसी को भी अपने घर से बाहर पानी लेने के लिए ना जाना पड़े। हरियाणा में खट्टर सरकार है, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार है और उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में नेस्कॉम जो है, इन्होंने एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है। ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है, ये कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर नेस्कॉम ने लॉन्च किया है? ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एक ऐसा विंग है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साथ में इंटरनेट के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए और रिसर्च करने के लिए काम करेगा। तो नेस्कॉम ने अपनी ये जो ब्रांच खोली हुई है, या फिर आप बोल सकते हो अपना ये सेंटर खोला हुआ है, ये आंध्रा यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर खोला हुआ है। ठीक है, एंड क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो व्हाट इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेस्कॉम? तो ध्यान रखिए, आंध्रा यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर नेस्कॉम ये जो सेंटर खोल रहा है, इसकी मदद से आंध्रा यूनिवर्सिटी कैंपस के जो स्टूडेंट्स होंगे उन सभी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट के ऊपर रिसर्च करने का मौका मिलेगा। बाय द वे, आंध्र प्रदेश में वाई.एस. जगन रेड्डी की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ग्रामीण फाउंडेशन इंडिया के द्वारा मंडी परियोजनाओं के तहत कौन सा पुरस्कार शुरू किया गया है? तो ग्रामीण फाउंडेशन इंडिया ने मंडी परियोजनाओं के अंतर्गत जो नया अवार्ड अभी हाल ही में स्टार्ट किया है, इस अवार्ड का नाम होगा कैटलिस्ट अवार्ड। अब से कैटलिस्ट अवार्ड दिया जाएगा, और ये अवार्ड कौन से क्षेत्र में दिया जाएगा? तो आपको ध्यान रखना है, रूरल एरियाज में बेहतर कार्य जिन सरकारों ने किया होगा, वहां पर इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को। अब देखिए, मंडी प्रोजेक्ट है क्या, आपको बता देता हूं। मंडी प्रोजेक्ट का मेन मोटो भारत सरकार का पहले ही ये है कि इसका फुल फॉर्म होता है मार्केट एनेबल्ड एक्सेस थ्रू डिजिटल इनोवेशन। इसका मेन मोटो ये है कि जो हमारा किसान है, जैसे मान लीजिए किसान पहले फसल उगाता था, अब किसान ने फसल उगाई 10 कुंटल, मान लीजिए किसी किसान ने फसल उगाई, अब 1 कुंटल मान लीजिए उसकी जरूरत का है, तो 9 कुंटल किसान जाके बेचना चाहेगा ना। अब बाजार में गया किसान, तो उसको व्यापारी नहीं मिल रहा है। अब पता लगा किसान अपने खर्चे से आके शहर में मंडी पे रुका हुआ है। अब 10 दिन तक किसान रुका रहा, तब जाकर कभी 10 कुंटल में से 4 कुंटल का सौदा पटा। फिर भी अभी बकाया हुआ है 5 कुंटल, क्योंकि 1 कुंटल तो उसने अपने घर ही पे रख लिया था, तो 9 में से 4 कुंटल का सौदा हो गया, 5 कुंटल अभी बचा हुआ है। मतलब कहने का ये पता ही नहीं होता है कि किसान का अनाज कब बिकेगा, कभी कभी तो पूरा बिक जाएगा और कभी कभी बिकता ही नहीं है। तो इस केस के तहत मंडी परियोजना लॉन्च करी गई थी। मंडी परियोजना के तहत किसानों के पास एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन में ही किसान अपनी फसल के बारे में जानकारी दे देगा, और किसान ये भी बता देगा कि मेरे पास इतनी फसल है, लाइक इतने कुंटल गेहूं है, इतने कुंटल दाल है। तो जो भी व्यापारी होगा मंडी का, वो डायरेक्ट वहीं से किसान को फोन करेगा, और जिस दिन फोन करेगा डेट और टाइम निर्धारित हो जाएगा, और उसी दिन जाके मंडी में अपना सौदा पटा देगा किसान। तो जो मंडी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करेंगे जो राज्य और डिस्ट्रिक्ट, उनको ग्रामीण फाउंडेशन इंडिया की तरफ से हर साल कैटलिस्ट अवार्ड से अब सम्मानित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी दो एजेंसीज हैं जिन्होंने अभी हाल ही में एक एग्रीमेंट साइन किया है न्यूक्लियर सिक्योरिटी को बूस्ट करने के लिए 2025 तक? तो 2025 तक के लिए परमाणु सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये जो दो कंपनीज हैं, एक तो है IAEA और दूसरी है JAEA, इन दोनों ने आपस में पैक्ट साइन किया है। अब IAEA का मतलब क्या है? IAEA का मतलब है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। क्या बोलते हैं इसको? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। और इसी तरीके से अगर बात करी जाए कि JAEA का मतलब क्या है, तो इसको बोलते हैं जापान एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक है, तो इन दोनों कंपनीज ने पैक्ट साइन किया है अभी हाल ही में, और 2025 तक इनका मेन मुद्दा ये होगा पूरे दुनिया भर में परमाणु सुरक्षा को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ये कौन से पत्रकार हैं जिनको IPI इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए 4 पत्रकारों को सम्मानित किया गया है, जिनमें से ऊपर के तीनों हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पे है ऑल ऑफ अबव। अब मैं आपको बताता हूं एक्चुअली किन किन पत्रकारों को सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर जो चीज आपको ध्यान रखनी है, लक्ष्मी सुब्रमण्यन और इनके साथ, लक्ष्मी सुब्रमण्यन के साथ भानु प्रकाश चंद्र, इन दोनों को सम्मानित किया गया है। ये दोनों पत्रकार बिलोंग करते हैं द वीक से। कहां से? द वीक एजेंसी से। इसी तरीके से जो ये मरियम अलावी हैं, ये NDTV से बिलोंग करती हैं, और इनके साथ भी एक पत्रकार है NDTV के, जिनका नाम है श्रीनिवासन जैन। क्या नाम है? श्रीनिवासन जैन। तो टोटल 4 ये पत्रकार हैं
जिनको अभी हाल ही में IPI इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो दोनों चारों का मैं नाम आपको बता देता हूं। द वीक की तरफ से भानु प्रकाश जी, लक्ष्मी सुब्रमण्यम, और इसी तरीके से NDTV की तरफ से श्रीनिवासन जैन और साथ में मरियम अलावी, इन दोनों को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसने अभी हाल ही में अनाउंस किया है कि अब से अगर आप किसी की निजी फोटो या वीडियो यहां पर शेयर करना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म पे, तो आपको अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक आप उस पर्टिकुलर व्यक्ति से सहमति नहीं ले लेते। तो अभी हाल ही में ये बड़ा फैसला लिया है ट्विटर ने। ग्रेट मूवमेंट बाय ट्विटर। ट्विटर को यह फैसला बहुत पहले भी ले लेना चाहिए था। इसी तरीके से फेसबुक को भी यह फैसला ले लेना चाहिए, क्योंकि जब तक इस तरीके के फिल्ट्रेशन नहीं लगेंगे तब तक साइबर क्राइम नहीं रुकेंगे। तो साइबर क्राइम को रोकने के लिए ट्विटर ने अब से फैसला लिया है कि आप किसी की भी फोटो या वीडियो बिना उसकी मर्जी के अपलोड नहीं कर सकते हो ट्विटर पे। इसको आप बहुत सीरियसली लीजिए। IT एक्ट के तहत अगर आप भी आगे से ऐसा करेंगे तो आपके खिलाफ भी IT एक्ट के तहत केस हो सकता है। तो इस चीज को काफी आप गंभीरता से लें। तो ये ग्रेट स्टेप लिया गया है ट्विटर की तरफ से। ट्विटर की स्थापना करी गई थी साल 2006 में। ट्विटर का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया, और कल ही मैंने आपको बताया था कि ट्विटर के नए CEO कौन बने हैं। जरा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। तो ये एक IITian है, इनका नाम है पराग, और आगे सरनेम अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। एंड बाय द वे, फेसबुक की स्थापना साल 2004 में करी गई थी, और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप आज की डेट में दोनों ही फेसबुक के प्रोडक्ट हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ये कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने एक रिपोर्ट लॉन्च करी है, और इस रिपोर्ट का नाम क्या है? इसको बोलते हैं ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा लॉन्च करी गई है? इसको नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब देखिए, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन रिपोर्ट तो ये है, लेकिन एक्चुअल इसका नाम क्या है? इसको बोलते हैं डिजाइनिंग द फ्यूचर ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। इसका मेन मोटो क्या है? एक तरीके से नीति आयोग ने रिपोर्ट इस ब्याह पर लॉन्च करी हुई है कि भारत के अंदर किस तरीके से जो भारत सरकार की स्कीम है या राज्य सरकारों की स्कीम है, उनका फीडबैक क्या आ रहा है। जैसे कि अगर केवल स्कीमें ही तो नहीं लॉन्च करी जा रही हैं, प्रॉपर उनका फीडबैक लेते रहना है। जैसे कि मान लीजिए किसी स्कीम के लिए 1000 करोड़ की धनराशि आवंटित करी गई, तो उसका फीडबैक 6 महीने बाद जरूर आना चाहिए कि हाँ भाई, 1000 करोड़ में कितनी धनराशि अभी खर्च हुई है, कितनी बची हुई है, प्रोजेक्ट कितना पूरा हुआ है। तो अल्टीमेटली इसका मेन मोटो ये है कि भारत के अंदर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है उनको बराबर मॉनिटर करना, और साथ में जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की बिल्डिंग कैपेसिटी है उसको प्रॉपर मॉनिटर करना, और साथ ही साथ हर क्षेत्र में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को हमें बढ़ावा देना है। जैसे कि बैंकिंग में बात करें तो डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देना है, एजुकेशन में भी ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देना है। इस तरीके से सारी चीजें नीति आयोग के ODR के तहत लॉन्च करी गई हैं। और नीति आयोग के CEO कौन है? अमिताभ कांत। नीति आयोग के चेयरपर्सन हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं, तो इस टाइम पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इज द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना साल 2015 में करी गई थी। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द इंडियाज थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर इन इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट 2021? आपसे कह रहा है अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में ये कौन से तीसरे ऐसे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं। तो अभी हाल ही में रविचंद्रन अश्विन तीसरे ऐसे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं अंतरराष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में जिन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं। और रविचंद्रन अश्विन से पहले अनिल कुंबले और हरभजन सिंह ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं। तो नंबर 1 पे सबसे पहले अनिल कुंबले का नाम आता है भारतीय खिलाड़ियों में टेस्ट क्रिकेट में विकेट लेने में। सेकंड नंबर पे हरभजन सिंह, और अब थर्ड नंबर पे रविचंद्रन अश्विन आ चुके हैं। उम्मीद करता हूं सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। फर्दर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वरुण 777 डिस्काउंट कोड का आप यूज कर सकते हो अनअकैडमी पर मेरे कोर्सेज परचेज करने के लिए। साथ में अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हो। और वीडियोस में सुल्तान को मोहब्बत बख्शो, लाइक ठोको, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। कल सुबह 4 बजे फिर से यहीं पर मुलाकात होगी आपसे।